बाजार में हफ्ते की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट की तेजी, निफ्टी में भी 18,300 के पार। ऑटो, फार्मा और पावर सेक्टर को मिल रहा है सपोर्ट। अपनी पेरेंट कंपनी को कम वैल्यूएशन में गियर्स और लो वोल्टेज बिजनेस बेचने से टूटा सीमेंस। 10% के लोअर सर्किट पर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भी लक्ष्य 3500 से घटाकर 3000 किया। अदानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त तेजी, अदानी इंटरप्राइजेस करीब 8% ऊपर, अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन में लगा 5% का अपर सर्किट। नतीजों के बाद 7% से ज्यादा चढ़ा मुथूट फाइनेंस। Q4 में गोल्ड AUM ग्रोथ करीब 8% रही। NIM में भी सुधार, वहीं मार्जिन बढ़ने से BL में करीब 4% की तेजी। शानदार चौथी तिमाही के नतीजों के बाद नारायण हेल्थ बना रॉकेट, शेयर में करीब 10% का उछाल, साल दर साल मुनाफा 150% बढ़ा। तो बाजार का ताजा हाल आपके सामने, बिल्कुल 68 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 18,270 300 छूने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, 100 पॉइंट नीचे है। क्या अप्रोच होना चाहिए? आज के मेहमान सरवेंद्र श्रीवास्तव से जानकारी लेते हैं। सरवेंद्र जी, क्या अप्रोच है आज के लिए मार्केट का? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, अप्रोच तो वही है जो 4 हफ्तों से चल रही है कि 18,100 से 18,400 के मोटा मोटी रेंज में बाजार फंस गया है और उससे बाहर किन्हीं कारणों से निकल नहीं पा रहा है। बट ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप ऊपर के रेंज में बेचते हैं तो नीचे की रेंज आ रही है, नीचे की रेंज में ले रहे हैं तो ऊपर की रेंज आ रही है। तो आई थिंक रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया मार्केट है और जो 3-4-5 दिन के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बढ़िया सेटअप्स है। और मैंने हमेशा ही रिकमेंड भी किया लास्ट 4 हफ्तों में कि रेंज के अपर एंड पे बेचे और लोअर एंड पे लें, दोनों तरफ पैसे बन रहे हैं। तो जब तक वो रेंज चल रही है, मुझे लगता है अभी और 2-4 दिन ये रेंज चलेगी और जब तक चल रही है तब तक उसी के मजे ले रहे हैं। और बहुत ज्यादा डायरेक्शनल बेट निफ्टी पे भी नहीं है टिल या तो रेंज ऊपर टूट जाए या तो रेंज नीचे टूट जाए। तो जब तक वो नहीं हो रहा तब तक रेंज के मजे लीजिए। ओके, रेंज के मजे लीजिए। और मैं कॉलर्स के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल मुझे, ग्लैंड फार्मा जी धुआंधार पिटाई नतीजों के बाद से, क्या होगा इसका, कहाँ रुकेगा? देखिए, पिटाई तो डेफिनेटली गैप डाउन से जो चल रहा है और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है शॉर्ट टर्म में। बट आई थिंक ऐसे ऐसे मौकों में क्या होता है, जिस तरह से वीकनेस में रही है और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। देखिए, डेटा इसमें खाली 2020 के आसपास से, और अब ये जब हम ऊपर के स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी। बट हम यहाँ जब बात करें तो क्या बोले इसको, एकदम पाताल लोक में चल रहा है, जाते ही जा रहा है, लोअर लोज बनाते जा रहा है। तो आई थिंक डायरेक्शन तो क्लियर कट नीचे है, बट कोई बहुत रिस्क रिवॉर्ड लाइक ट्रेड नहीं है यहाँ पे। सीमेंस में है कोई ट्रेड क्या? सो वेट एंड वॉच जी, ग्लैंड फार्मा सीमेंस जी। सीमेंस में क्या ट्रेड है? ये भी 2 दिन से लगातार गिर रहा है। देखिए, यहाँ तो फिर भी आप ये बोल सकते हैं कि एक बढ़िया ओवरबॉट जोन से अभी करेक्शन शुरू हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यही होगा कि 2 दिन में काफी ओवरसोल्ड हो गया। 3900 वाला अगर 3300 3390 हो गया है तो अब यहाँ से नया ट्रेड नहीं। बट मेरा मानना है यहाँ पे क्लियर कट उछालों में बेचने की राय रहेगी मेरी। उछाल आवे टुवर्ड्स 3600 तो मेरे हिसाब से बेचना चाहिए सीमेंस में। उछाल में बेचने की राय है सीमेंस में। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं पलवल से। ललित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार सर, मेरा एक सवाल था सर। REC में मेरी होल्डिंग है 1000 की और 94 की अभी एवरेज आ चुकी है सर। अभी तो फायदे में है आप, अच्छा खासा मुनाफा है सर। बताइए सरवेंद्र जी, REC में इनको प्रॉफिट हो रहा है, 130 पे चल रहा है, इन्होंने 94 पे लिया था, क्या करें ये? नहीं, इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बढ़िया ट्रेड इन्होंने लिया है। जैसे भी हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, REC मोटा मोटा 70-80 रुपए नीचे में और ऊपर में तकरीबन 130-140 की रेंजों में फंसा रहता है। और ये मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो चल रहा है 2008 से। तो 2008 में तकरीबन ये एक बार 2008 में पहली बार ये 140-147 गया था और उसके बाद नीचे में जब भी जाता है तो तकरीबन 60 तक जाता है। बट 70-80 के आसपास आप देखें तो क्लोजिंग उनके आसपास ही आती है। तो आई थिंक इसकी कई सालों की अपर एंड की रेंज पे है। अगर ये टाइम देना चाहते हैं ब्रेकआउट के लिए तो थोड़ा टाइम दे दे, 3-6 महीना एक एग्रेसिवली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े हो जाएं यहाँ पे। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ से आप एक एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो तकरीबन आएगा 123 के नीचे। सो 122.40 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें। बट ये इसकी मल्टी ईयर हाइज, मल्टी ईयर रेंज का अपर एंड है। तो अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो वापस रेंज की तरफ नीचे फिसल जाएगा, मतलब वापस वही 70-80-90 की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा। तो मुनाफा बांधने के लिए बड़े तत्पर रहें। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है तो मुनाफा बांध लें, नहीं तो ऊपर में ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 8-10 साल के 15 साल के ब्रेकआउट्स होंगे तो ऊपर के बहुत बढ़िया टारगेट्स आएंगे। बट जब वो आएंगे तब आएंगे
15 साल से तो नहीं आए, तो ये चीज ध्यान में रखिए। मोटे तौर पे 122 याद रखिएगा, 122 के आसपास आए उसके नीचे तुरंत बेच के निकल लीजिएगा, आप प्रॉफिट में रहेंगे। बाद में जब फिर नीचे आए तो फिर ले लेंगे, देखा जाएगा उसमें क्या है। अगला सवाल है विशाल जी का, आगरा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बताइए विशाल जी, नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैंने डिवीज लैब का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था 3300 का, 62 की बैंक से 130 लॉट ली हुई थी। 130 लॉट? जी सर। सरवेन जी बताइए। 62 रुपए पर 3300 कॉल की 130 लॉट ले रखी है डिवीज लैब में। नहीं देखिए, बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हैं ये, अगर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज करेंगे यहाँ पे। अभी मेरे पास एग्जैक्टली मैं इसका वॉल्यूम नहीं पुल आउट कर पा रहा हूँ कॉल साइड का, बट देखिए बड़ा मेरे हिसाब से उतना लिक्विड काउंटर या ऑप्शन साइड में है नहीं, जहाँ पे ये टाइमली स्टॉप लॉस, टाइमली टारगेट्स करके एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ज्यादा निकल सकते हैं ये। तो अब क्वांटिटी इनकी मेरे हिसाब से इस स्टॉक के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है, बट आई थिंक अभी आज का तो रिवर्सल अच्छा है और मेरे हिसाब से, लेकिन दिन इनके पास थोड़े कम है। तो मेरा मानना यही है कि भाई उछालों में कहीं निकलने की कोशिश करें, दिन आपके पास बहुत कम है, टाइम वैल्यू में आप पूरा आपका जीरो हो जाएगा अगर ये इन द मनी नहीं हुआ तो। विशाल, ये एक्सपायरी कब की ली आपने? इसी हाँ, हफ्ते? मई की लिए सर, मई की 25 मई की। तो अभी तो बहुत नीचे चल रहा है ये। हाँ जी सर। कितना नुकसान हो गया है? सब नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं, इनसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा बाकी दर्शकों के लिए कि भाई इन्होंने क्या सोच के ट्रेड लिया था। सर डिवीज लैब पीक पे था, फिर भी सर अब क्या बताया जाए, ले तो लिया। नहीं, बट फार्मा में ऑलरेडी प्रेशर था, बहुत सारे फार्मा स्टॉक की पिटाई चल रही थी। ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक था। लास्ट कुछ क्वार्टर्स और कुछ महीनों में इसने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ही किया है, तो इसमें इतनी बड़ी पोजीशन जब तक रिवर्सल नहीं आया था तब तक मेरे हिसाब से लेने की जरूरत नहीं थी, बट अब ले लिया है तो आई थिंक उछालों में निकलने की कोशिश करें, बिकॉज दिन बहुत कम है आपके पास। अगर थोड़ा टाइम देते तो शायद मैं कुछ इसमें राय दे पाता, बट इतने दिन कम है कि कोई राय देके यहाँ पे औचित्य नहीं है। रात दिन देखो वरना निकलो भाई, ये तो बहुत गलत ट्रेड हो जाएगा आपका। मोमेंटम नहीं बना तो फिर टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा ये। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं क्या होता है आगे। अगला सवाल है मुकेश जी का, जयपुर से, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर जी। मैंने आदित्य बिरला एएमसी लिए थे 2 साल पहले 519 के भाव से। ओहो। हाँ, तो काफी डाउन जा रहा है, उसका क्या करना है सर? मैं सरविंद जी क्या करना भाई? आदित्य बिरला एएमसी 519 में लिए थे, अब 348 पे आ गया। देखिए ये तो आप देखिए, ये तो मिड कैप तरफ का स्टोरी है ही, जहां से 2022 से करेक्शंस चालू हैं। बहुत सारे मिड कैप ने अच्छे करेक्शंस कर लिए हैं, तो मैं इसको उसी लिस्ट में डालूंगा कि मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ करेक्शन कहीं इसका 300-310 के आसपास, तो कहीं एक इसने शॉर्ट टू मीडियम टर्म बॉटम बनाने की कोशिश की है और वहां एक डिसेंट मूव यहाँ से चल रहा है। तो आई थिंक देखिए इस काउंटर में काफी टाइम निकल चुका है, इन द सेंस कि एक बढ़िया या करेक्शन करके बैठा है। तो मैं इनको यही बोलूंगा फिलहाल नया कुछ ना करें, बट एटलीस्ट जो पुरानी पोजीशन है उसमें मेरे हिसाब से बने रहे, उसमें बने रहे, होल्ड। ठीक है, पुरानी पोजीशन में बने रहिए इसमें। सरवन जी रुकिएगा जरा, एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। चौथी तिमाही में डीबी कॉर्प, दैनिक भास्कर के नाम से बहुत सारे अखबार निकलते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस में है, डिजिटल में भी हैं, एफएम रेडियो में भी हैं। तो Q4 में अनुमान से अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। ईयरली देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर नंबर ईयरली बेसिस पे तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन जब Q-on-Q सीक्वेंसली देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं, क्या रीज़न है? क्या सर, Q3 सीजन का टाइम होता है ना, दिवाली फेस्टिवल का टाइम होता है। हाँ। Q4 3 से हमेशा कम होता है, इसलिए अपन तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही को कंपेयर नहीं करते। लेकिन बड़ा आजकल सुना पॉलिटिकल माहौल है, चुनाव बहुत है, विज्ञापन वगैरह खूब मिल रहे होंगे आपको? नहीं सर, हमको तो नहीं मिल रहे हैं। और जब देखिए ईमानदारी बताऊं कि पॉलिटिकल विज्ञापन अखबार वालों के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बचा है। फिर वो छुटभई अखबार है, जरा उससे खुश हो जाते होंगे, लेकिन साइजेबल प्लेयर्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कितनी है? 10% टोटल। ओके, तो ईयरली नंबर तो सर अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके साथ आना चाहता हूँ डिजिटल वाले फॉर्मेट पे जो सबसे इस समय हाईलाइटेड है। उसमें आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आपने करीब 300 करोड़ रुपए कैपेक्स कर चुके हैं, और ज़्यादा कैपेक्स कर लिया अभी तक, प्लस आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि ब्रेक इवन का मुझे इस क्वार्टर में जरूर बताएंगे। क्या स्थिति है? तो देखिए, पहले तो केपेक्स नहीं, और सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो पैसा जाता है
टेक्नोलॉजी में जाता है, मैन पावर में जाता है और ऐप को बहुत बढ़िया बनाने में जाता है। मुझे उम्मीद है आप हमारा ऐप यूज करते होंगे, तो आप देखते होंगे उसकी जो ऐप की खुलने की स्पीड है या जो खबरें दिखाने की स्पीड है, वीडियो दिखाने की स्पीड है, वो हिंदुस्तान में बेस्ट है आज की तारीख में। तो इसलिए उसका एडवांटेज हमको मिलता है कि आज लगभग 15-16 मिलियन यूजर्स हमारे उसमें खड़े हुए हैं और काफी एडवांटेज मिल रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि हम उसको ब्रेक इवन की बात करेंगे, तो पूरी कंपनी उस तरफ प्रयासरत है कि हम उसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें, और मैं समझता हूँ अच्छी खबर 2-4-6 महीने में या 2-4 क्वार्टर में मिलनी चाहिए। गिरीश जी, ये जो डिजिटल वाला है ना, मेरा दिलचस्पी इस पे ज़्यादा कि इसका जो मॉडल क्या होगा, मतलब इसमें कैसे आप प्रॉफिट बनाएंगे? रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू बनाएंगे या ऐड से बनाएंगे? अगर ऐड आना शुरू होगा तो उसका ब्रेकअप बताइए मुझे। देखिए क्या सर, मैं सारा बिजनेस सीक्रेट आपको मैं बता दूंगा तो मेरे अचानक देखते रहेंगे पूरे टाइम, इसलिए मैं चाहता हूँ वो हम पे छोड़ दें और मैं 2-3 क्वार्टर में जब वापस आऊंगा आपके पास। नहीं, अच्छा, ऐड रेवेन्यू तो आ रहा होगा ना? ऐड रेवेन्यू तो शुरू ही हो गया होगा। नहीं, अभी हमारे ऐप पे हम लोग ऐड रेवेन्यू लेते नहीं है। अगर आप देखें, वो क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए क्योंकि मेरा मानना है, देखिए अखबार जब आप पढ़ते हैं सुबह और उसमें खबर होती है, उस खबर में आप अंदर घुसते हैं, पूरी पढ़ते हैं खबर को, तो ऐड उसके बगल में होता है, तो आपको ऐड डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, खींच नहीं रहा होता है। जबकि डिजिटल में क्या होता है, ये ऐड जो है ना वो बीच बीच में निकल के आ जाते हैं। अरे भाई, मैं खबर पढ़ रहा हूँ, आप मुझे परेशान कर रहे हो। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस तरह का डिस्टर्बेंस कोई भी अपने रीडर को नहीं देना चाहते, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है, आज हमारी 3-3.5 हजार लोगों की जर्नलिस्ट की टीम है, एडिटोरियल की टीम है जो लगे हुए हैं, बाकी लोग करीबन 5,000 लोग और हैं। लगभग 8,000 आदमी इस संस्था में काम करता है, खबरों के लिए भी, अखबार छापने के लिए, डिजिटल की सबके लिए। तो मेरा मानना है वो लोग जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत पाठक तक निर्विरोध पहुंचनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग उसको परेशान करती रहे। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं जब आपकी इतनी बढ़िया खबर होती है और जबरदस्ती एड ब्रेक आ जाता है तो आपको बुरा लगता है ना। बिल्कुल, मैं जैसा मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसके बीच में कोई ऐड घुसे। मेरी गिरीश से बात बिल्कुल फ्लॉलेस चलनी चाहिए। अच्छा, डिजिटल में टोटल कितने आदमी आपने बताया? 3,500 लोग? नहीं, टोटल हमारी कंपनी में 8,000 लोग हैं, और मैं बड़ा गर्व के साथ कहना चाहता हूँ हम लोगों का टोटल सैलरी बिल 400 करोड़ रुपए लगभग साल का होता है। तो भास्कर समूह लगभग 400 करोड़ रुपए की सैलरी देता है, और हम बहुत प्राउड है इस बात को लेकर। सर, डिजिटल में एक्सक्लूसिवली डिजिटल के लिए आपने कितने आदमी रखे हैं? तकरीबन सब मिला के 800,000 आदमी डिजिटल में भी। 800,000 आदमी डिजिटल में है, और अभी मतलब ठीक है, आप सीक्रेट में से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आने वाली, आपने बहुत लंबा रेंज ले लिया आपने। पहले कहा 2-3-4 क्वार्टर, फिर कहा 6 क्वार्टर, मतलब 1-1.5 साल लगेगा अभी। और कितना पैसा टोटल डिजिटल के नाम पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर चुके हैं? 500 करोड़, 600 करोड़? देखिए क्या मैं कहना चाहूंगा ये कि हमने हमारे इन्वेस्टर से बोर्ड में एक अप्रूवल लिया था कि अभी हम डिजिटल का ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं देना चाहते, और सिंपल है, क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो अभी हम चाहते हैं कि एक बार नंबर आ जाए, बढ़िया नंबर, और ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैं आपको ग्रोथ बताता हूँ। देखिए आज की तारीख में मेरे करीबन 15.5 मिलियन मंथली यूजर खड़े हैं, और अगर आप दूसरे किसी को देखेंगे तो न्यूज़पेपर में तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो है वो एक टीवी चैनल का ऐप है, वो नंबर 2 पे है, वो है तकरीबन 3 मिलियन पे। तो आप सोचिए 3 मिलियन वर्सेस 15 मिलियन, गजब का काम कर रही है मेरी टीम। नहीं, तो ये तो बढ़िया बात है। सर, ये जो अखबारी कागज है जिसको न्यूज़ प्रिंट कहते हैं अंग्रेजी में, इसके दाम कुछ कम हुए क्या? हाँ साहब, थोड़ी आप लोगों की दुआएं लग गई हैं तो थोड़े कम हुए हैं। तो जो पहले ये मामला $65,000 पे हमारे 4-5 क्वार्टर पहले तक पहुंच गया था, वो अब करके करीबन 60,000 61,000 पे आ गया है। और हमको उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, Q4 और Q1 और Q2 में, ये लगभग 57-56,000 तक पहुंच जाए। 56,000 तक पहुंच गया। सर, मार्जिन अभी आपके ईयरली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ, मैं क्वार्टर को नहीं देख रहा हूँ, 15% के आसपास। कितना होगा इस साल? कुछ बढ़ेगा? तो देखिए, ये अगर जो मैं पैसा बता रहा हूँ कि अगर ये 40-50 करोड़ रुपए सीधे न्यूज़ प्रिंट की कॉस्ट से बचेगा, तो ये नीचे बॉटम लाइन में जाना है, तो ये मार्जिन अच्छा होगा अगले साल में, काफी अच्छा मार्जिन। सर, एक चीज ये बताइए, क्या ये ऑटो कंपनीज बहुत ऐड देती है, इस समय नहीं दे रही क्या? हाँ, थोड़ा ऑटो कंपनी, देखिए बाकी सब कैटेगरीज, रियल एस्टेट, एजुकेशन, मेडिकल कंपनीज, फार्मा, FMCG, ये सब काफी वापस आ गए। ज्वेलरी तो डबल हो गई है। एक ऑटोमोबाइल एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी भी आधे पे चल रही है, क्योंकि क्या हुआ, वहां जो परेशानियां थी, चिप वगैरह नहीं थी, उस चक्कर में उनके लॉन्चेस नहीं हुए। तो जब लॉन्च नहीं हुए तो एडवर्टाइज भी नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वो लोग भी फुल फोर्स में बाहर मार्केट में आएंगे। हाँ, लेकिन ये जो हीरो नाम ले रहा हूँ मैं,
हीरो मोटो या इस टाइप की जो 75-80 हज़ार की बाइक बेचते हैं, ये भले ही ऐड ना दे रहा हूँ, लेकिन महंगी वाली में तो खूब सर कारें बहुत बिक रही हैं, बाइक महंगी वाली खूब बिक रही है। मतलब 7-8 लाख से 10 लाख मान लीजिए रफ फिगर, 10 से ऊपर वाली कारें तो धुआंधार बिक रही, वो भी ऐड नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐड तो दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है देखिए, एडवर्टाइजिंग आदमी कब करता है? जब उसके कोई नए लॉन्च हो रहे हों या उनके भी टारगेट बहुत बड़े चढ़े हों। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस साल मैं समझता हूँ जब लॉन्चेस होंगे तो एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी उसकी। हाँ, ये पॉइंट ऐसे, ये बात किसी और ने भी उससे कही थी कि जब ये लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं सस्ते वाली बाइक तो गाड़ी बिके भी कैसे। मतलब ये लोगों ने एक अजीब से अगेन अंडा वाली मुर्गी वाली स्टोरी कर दी है कि ना लॉन्च कर रहे हैं ना बिक रही है। तो अब लोग कह रहे हैं पहले लॉन्च तो करो अच्छी सी कोई बाइक तो बिके, वो कह रहे हैं पहले बिके तो लॉन्च करो, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आप कह रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूव होगा, न्यूज़ प्रिंट के दाम कम होंगे तो सीधा इसमें ट्रांसलेट होगा, और डिजिटल वाला मुझे आप करेंगे 6-8 महीने और इंतजार करूँगा। सर मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं कि मैं कंपटीशन में हूँ या इस तरह, मुझे बहुत दिलचस्पी है क्योंकि ये न्यू इमर्जिंग मीडिया है और इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यही, मतलब हो सकता है मैं बड़े बोल रहा हूँ, फ्यूचर यही है। तो मुझे इंटरेस्टिंग जानने में लगता है क्योंकि नया बिजनेस समझना ज़्यादा आसान रहता, फिर धीरे धीरे इसको देखिए, मेरा मानना है डिजिटल फ्यूचर है, लेकिन जो वर्तमान है न्यूज़पेपर जो है हमारा, अगर आप देखें इसमें भी काफी ग्रोथ आई है। तो मेरा मानना है अगले 15 साल न्यूज़पेपर भी बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो अगर कोई आदमी सोच रहा है कि न्यूज़पेपर छोड़ के डिजिटल पे फोकस कर दें, वो गलत है। आपको फ्यूचर को ही पकड़ना है, लेकिन वर्तमान को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वर्तमान में 15 साल चलना है भाई। हाँ, साथ के साथ चलता रहेगा, ये बात सही है। बिल्कुल। ओके गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू जी सरवेन जी, वापस आइए आप। और डीबी कॉर्प की आपने भी चर्चा सुनी होगी, 122 रुपये 20 पैसे इस समय ट्रेड कर रहा है, कैसा लगता है आपको ये? सर पहले तो न्यूज़पेपर चाय के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐप तो मेरे लिए नहीं है, उतनी छोटी सी स्क्रीन में न्यूज़ पढ़ने के लिए आई एम नॉट। जैसे मैंने बोला, अभी इन्होंने जैसे बोला 10-15 साल तो आई थिंक न्यूज़पेपर कहीं जाने वाला नहीं है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी दिनचर्या उसी से चालू होती है। तो आई थिंक यहाँ पे भी नया शुरुआत आई थिंक स्टॉक के लिए है, जो इनिशियली पैनिक होके आई थिंक काफी महीनों काफी सालों से, अब तकरीबन तीसरा चौथा साल है कि इसने एक 80 से लेके 120-130 की एक रेंज बनाई हुई है। आई थिंक पूरा जहर इसमें निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ जो भी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होनी होगी, मेरे हिसाब से काफी कुछ हद तक हो गई है। एक सेलिंग क्लाइमैक्स ईयरली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ कि एक लास्ट 2 साल में ऐसा लगता है कि जिनको भी बेचना था बेच गए, और जो वर्स्ट पॉसिबल यहाँ होना चाहिए था मेरे हिसाब से हो गया। तो मुझे अब लगता नहीं है कि 80-90 से बहुत ज्यादा ये नीचे जाएगा, और ये व्यू रहेगा 12-24 महीने प्लस वाला, जिसको इसको लेके रखना है। तो आई थिंक वो लेवल्स इसके बड़े अब अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बन गए हैं, और आई थिंक 100-110 की रेंज में अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं कि जहां एक 80 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट 2-3 साल अगर आप उसको रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक डेफिनेटली 260-270 के टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट 2 साल के लिए एक बढ़िया मल्टीबैगर ये पॉसिबली बन सकता है स्टॉक, प्रोवाइडेड ये 80 के नीचे नहीं जाए। ओके अच्छा, एक स्टॉक है, कंपनी है कोकुयू कैमलिन जी निधि अग्रवाल का सवाल है, सरवेन जी बताएं इसमें उनकी राय क्या है? जी देखिए, इसको पुल करने की चार्ट कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए अभी तो फिलहाल लास्ट 70 के आसपास बढ़िया बेस बना के, और अब ये 90-100 का ये जो ब्रेकआउट चल रहा है अभी 100 की जस्ट ऊपर आया, बट आई थिंक बढ़िया एक 70 पे डबल बॉटम डबल बेस बना के आई थिंक निकला है, रेंज तोड़ी है इसने। तो यहाँ से तकरीबन मेरे हिसाब से 110-115 के टारगेट्स यहाँ पे ऊपर में पेंडिंग है। तो अगर ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है तो मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बने रहे, 94.40 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और ट्रेड में बने रहे। 110-115 के टारगेट्स नेक्स्ट 1 से 3 महीने में यहाँ पे आने चाहिए। ओके नीरज गर्ग बुलंदशहर से सवाल भेजा उन्होंने ट्विटर पे, और वो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पास 250 शेयर हैं 120 के प्राइस वाले। जी देखिए यहाँ पे मैं इनको यही बोलूंगा कि देखिए डेटा यहाँ पे भी थोड़ा कम है। मेरे हिसाब से फिलहाल जितना है डेटा उसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म इनको बोलूं तो आई थिंक 100-102 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे हैं, 100 के आसपास साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास आई थिंक डेफिनेटली सपोर्ट रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज 99-40 के ऊपर टिका हुआ है आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं, और ऊपर में उछालों में 120-125 का इंतजार करें 1 से 3 महीने के लिए। बट आई थिंक 125 आ जाए तो मुनाफा भी बांध लेना चाहिए। ओके नृप पाटकर का सवाल है, जोमेटो पर 650 शेयर ले रखे हैं 62.82 पर, और इनका एकदम सीधा सवाल है 15 दिन में 70 होगा कि नहीं? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, आज का सबसे मुश्किल सवाल यही है कि दिनों पे जब हम डालते हैं तो कई बार एकदम
शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है उस पर क्लैरिटी उतनी नहीं होती जितना आप एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप्स को देखेंगे। बट आई थिंक अब देखिए मोमेंटम तो इसने पकड़ा हुआ है फिलहाल, तो 70-72 डेफिनेटली 15 दिन में नहीं, 15 वर्किंग डेज में, 15 से 20 वर्किंग डेज में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी रहती है। बट उस पॉसिबिलिटी को अगर खेलना चाहते हैं तो 62 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस भी रहेगा, 6180 का स्टॉप लॉस और 70-72 के टारगेट्स 15 to 20 वर्किंग डेज। 15 से 20 कामकाजी दिनों में वीकेंड छोड़ के जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। एक सवाल दिलप्रीत कौर का है, ये इंटरेस्टिंग है। हनीवेल के शेयर है इनके पास 10 और भाव है 9800 वाला, इस समय चल रहा 39,355, तकरीबन 30,000 रुपए की कमाई इन्होंने की है एक शेयर पे। सरवेन जी बताइए, हनीवेल 50,000 के टारगेट आया ब्रोकर्स की तरफ से। बहुत आई थिंक मुबारक है इनको, ट्रेड इनका बहुत बढ़िया है। बट बात यही आ गई कि थोड़ा सा वो स्टॉक जो है ये ट्रेडिंग वाले फ्लेवर का है नहीं। दिन में 2-3-4 हजार शेयर के ट्रेड होते हैं, तो इसलिए ये सारे भाव रहते हैं। आई थिंक फिलहाल तो सेटअप अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह से 35,000 के आसपास से सपोर्ट लेके चला है, आई थिंक इफ नॉट मोर, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 42,000-43,000 के लेवल्स तो यहाँ पे डेफिनेटली वो एरियाज तो रिटेस्ट हो सकती है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं, एक सुटेबल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लें। इसमें मैं इनको इतना इलिक्विड शेयर है कि मैं इनको बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं कर सकता, बट जितना ये प्रॉफिट में खेल सकें उतने हिसाब से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में बने रहें। तो चलिए फिर एक लिक्विड स्टॉक की बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जी, वीरेश्वर ने कॉल लिया है जून सीरीज का, स्ट्राइक प्राइस 2024.50 रुपए पे। ये जून का लिया है इन्होंने? जून का आई थिंक मेरे हिसाब से जून का है तो थोड़ा टाइम डेफिनेटली ट्रेड को दे सकते हैं। आई थिंक ट्रेड को थोड़ा टाइम दें। अभी बैंक निफ्टी जिस तरह से अभी चल रहा है, आई थिंक अगर यहाँ पे 1960 1970 वाले ब्रेकआउट्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनका स्ट्राइक इन द मनी आ सकता है। टाइम है तो इन द मनी स्ट्राइक आ सकता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से कहीं 18.40 रुपए पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलें इसमें। ओके, ये तो आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, एक MCX का स्टॉक देखिए, रिजल्ट्स आए उसके बाद स्टॉक कमज़ोर हो गया है, 1318 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1312 रुपये फ्यूचर में, 1318 कैश में 1312। क्या राय बनती है आपकी इस स्टॉक पे? देखिए रेंज बाउंड रहा है लास्ट कुछ सालों में इनफैक्ट, और अभी भी फिलहाल उसी रेंज को पकड़ के चल रहा है। तो आई थिंक मोटा मोटी 1200 से लेके इसकी 1500-1600 की एक रेंज रहती है। उसके बहुत बाहर लास्ट एटलीस्ट 2.5-3 साल से तो जा नहीं पाया है। इस बार भी 1600 के आसपास मोटा मोटी वहां से घूम गया। तो 1200 से 1600 की आप मोटा मोटी एक रेंज पकड़ लीजिए। आई थिंक लोअर एंड की तरफ आएगा तो मुझे लगता है कि 1200 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट्स हैं, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड्स बढ़िया हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास है तो रखे रहे, और नहीं तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 1200 के आसपास आई थिंक अगर आता है तो लेने जैसा भी बनता है। और उस समय 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1600 रुपए 1500-1600 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। तो उसके लिए अगर किसी को प्ले करना है तो आई थिंक एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड जोन में है स्टॉक। जो ग्लैंड 6 से 9 महीने मिनिमम आपको इस ट्रेड के लिए देने पड़ेंगे। और ज़्यादा गिर गया है ग्लैंड फार्मा, 14% हो गया। बालाजी माइन 10% से ऊपर है। लेकिन इन सब से हटके एक स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड, 9.5% नीचे। कुछ इसमें खबर है क्या सरवेन जी? 9.5% नीचे है कोचीन शिपयार्ड। जी, मेरे पास कोई खबर तो नहीं सर। चार्ट पे बोल सकता हूँ ये जो गैप डाउन हो गया, इसका कारण तो बाजार अपने आप ढूंढेगा, बट जिस तरह से गैप डाउन हुआ है आई थिंक क्लियरली अच्छा संकेत नहीं है। अब उछालों में इसमें सेलिंग आती रहेगी। अब इतने बड़े गैप के बीच में आप रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं निकाल पाएंगे, बट मेरा मानना यह है कि अगर किसी कारण से 515-520 की तरफ पुल बैक आता है तो किसी के पास अगर है तो आई थिंक थोड़ा बेचना चाहिए। और एक जेके लक्ष्मी सीमेंट, नतीजे कमजोर थे, स्टॉक गिर गया है। देखिए सीमेंट में तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल थोड़ा प्रेशर रहेगा, बड़े नामों में भी रहेगा। तो आई थिंक ये स्पेस भी अब ऐसा है कि जो आउट परफॉर्म करके खड़ा है इंडेक्स को। और मैं जो पहले से बोलता चला हूं कि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस है वहां पे कहीं रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जहां पे आउट परफॉर्मेंस है वहां थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पनिशमेंट वाला सेक्टर है, और मेरा मानना है कि 820 के ऊपर जाने में इसको टाइम लगेगा। नेक्स्ट 1 से 3 महीने में तो मुझे नहीं लग रहा कि 820 के ऊपर जा पाएगा। यहाँ भी बेचें चाहे, नहीं तो उछालों में थोड़ा बेचें, बट 825 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा मानना है कि स्टॉक धीमे धीमे करके तकरीबन 650 की तरफ फिसल जाएगा। ओके सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस रिजल्ट सीज़न में जिनके नतीजे ज़्यादा कमज़ोर आए ना, उनकी बहुत अच्छी पिटाई हुई है, और जिनके अच्छे हैं उनको वैसा रिवार्ड भी किया है मार्केट ने। तो बड़ा एकदम इस बार बड़ा
न्यायप्रिय मार्केट लग रहा है जस्ट एकदम, कि जिसके खराब है उसकी पिटाई। अब ग्लैंड फार्मा की देखिए रोज पिटाई हो रही है। सीमेंस ने एक हल्की सी गलती क्या मतलब जानबूझी गलती की उन्होंने, और स्टॉक 2 दिन से लगातार गिर रहा है। नहीं, कोचिन शिपयार्ड भी उसी कैटेगरी और में डाल कोचिन शिपयार्ड भी देखो, आप देखो ना, एक्स डिविडेंड तो नहीं, 2-4-7 रुपए मैं मुनाफा देख रहा था 386 करोड़ से गिरकर सीधे 58 करोड़ YOY, और 150 करोड़ से सीधे गिर के 58 करोड़ Q-on-Q। तो फिर तो 1/3 रह गया Q-on-Q, और करीब करीब 10%, 20%, 30% रह गया खाली YOY। तो इतनी धुलाई तो बनती है फिर तो। मतलब इस बार मार्केट बिल्कुल मरम्मत करने के मूड तो में आप नहीं देखो ना, अच्छे नंबर पे एशियन पेंट चला, ठीक, खराब नंबर SBI और ITC पहले चला, लेकिन खराब नंबर दिए जहां डॉक्टर रेड्डी ने उसे धो दिया 5%, L&T ने 5%। तो ऐसा किसी को बख्श नहीं रहा इस बारी बाजार, बहुत बढ़िया नंबर्स पे इवैल्यूएशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सो फार। हालांकि L&T DI के आसपास कामकाज कर रहा है। ग्लैंड फार्मा लेकिन रियल एक्सीडेंट है पिछले 2 दिनों में, जा रहा है। मतलब 880 इसका क्रूशल सपोर्ट है, अगर वो तोड़ गया तो फिर तो बहुत ही बुरा टूटेगा, लेकिन 880 तक तो लगा। 880 क्या मतलब, ये तो 4000 तक गया था। 880 मतलब क्या, 4400 से नहीं, 4400 से शेयर टूटता लास्ट जो सपोर्ट लिया था इसने 880 860 पे लिया था। तो वहीं संभला तो ठीक, नहीं संभला तो वहां से तो फिर और डीरेल शुरू हो जाएगा स्टॉक। लेकिन एक्चुअल में कुछ हाउलर इसके पीछे है, नंबर्स तो खराब है ही, 2 ही कंपनी डेट फ्री है, 2 इस कंपनी प्रमोटर बाय कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन खराब दिख रही है, बहुत बुरी तरह डैमेज है इसमें, नए लॉस की तरफ जा रहा है स्टॉक, बहुत बुरी तरह पिटाई। चलिए खैर, ग्लैंड फार्मा में हम आगे बातचीत करेंगे या फिर कुछ और स्टॉक्स में बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1, 3 हफ्ते के विजेता खिलाड़ी आज कंपीट करेंगे, इस हफ्ते कंपीट करेंगे, उन पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार।